Hello, my dear student. Welcome to exam Hansia. सुखार्थिना कुतो विद्या सुखार्थिना कुतो विद्या विद्यार्थिना कुतो सुखम सुखार्थी व त्यजेत विद्या विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। इसी सूत्र से शुरू करते हैं भारतीय शिक्षा इतिहास। भारतीय शिक्षा के इतिहास में हमने वर्धा सम्मेलन 1937 में जो हुआ था उसको हमने अध्ययन किया। वर्धा सम्मेलन में क्या हुआ? कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी की अध्यक्षता किसने किया? जाकिर हुसैन ने किया और उन्होंने एक शिक्षा नीति की सिफारिश की कि ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। अब जो शिक्षा नीति की सिफारिश की गई थी वो आधारित थी किस पर? महात्मा गांधी के दर्शन पर। महात्मा गांधी ने वैसे ही शिक्षा नीति या शिक्षा के बारे में अपना विचार अपने पत्र हाइजन में एक श्रृंखला के रूप में प्रकाशित किया था। तो इतना हम लोगों ने पढ़ा था। अब आगे देखते हैं 1944। क्या? 1944 सार्जेंट योजना। योजना 1944 में सार्जेंट जॉन सार्जेंट को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया और उन्हें भारतीय शिक्षा की नीति पर सिफारिश करने को कहा गया। अब उन्होंने क्या क्या सिफारिश की इसको देखते हैं। पहली सिफारिश, क्योंकि ये सिफारिश पीसीएस एग्जाम में या यूपीएससी में पूछा जाता है कि कौन सी सिफारिश है या नहीं है, तो एक बार आप देखे रहेंगे तो सामान्यता उसको कर लें। पहली सिफारिश 3 से 6 वर्ष की प्री स्कूलिंग शिक्षा दी जाए। क्या? प्री स्कूलिंग क्या किया जाए? प्री स्कूलिंग शिक्षा दी जाए। पहली सिफारिश इनकी। दूसरी सिफारिश इन्होंने क्या किया? 6 से 12 वर्ष के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए। क्या किया जाए? निःशुल्क शिक्षा दिया जाए। ठीक है। आगे क्या बताया इन्होंने? 12 से 17 वर्ष के बच्चों की चुनिंदा बच्चों को, क्या मतलब कह सकते हैं टैलेंटेड स्टूडेंट को क्या उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में प्रवेश दिया जाए। कितने अच्छे स्टूडेंट को। ठीक है। और इसी विधि को स्नातक पर भी लागू किया जाए। ठीक है। और इन्होंने क्या बताया कि शिक्षा को 2 भागों में बांटा जाए। 2 भागों में बांटा जाए। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा जाए। पहला भाग जो था उसको क्या बोला गया? विद्या विषयक। और दूसरे भाग को क्या बोला गया? तकनीकी विषयक। ठीक है। और लास्ट में इनकी सिफारिश थी कि 40 वर्ष में 40 वर्ष
में शिक्षा का क्या किया जाए, पुनरुद्धार किया जाए। 40 वर्ष में शिक्षा का क्या किया जाए, पुनरुद्धार किया जाए, यानी शिक्षा को एक उच्च स्तर पर लाया जाए, उसकी सारी फैसिलिटी उच्च हो। तो ये उन्होंने क्या किया, सिफारिश की थी। ठीक है, 1944। ये भी पूछा जाता है कि सार्जेंट आयोग कब आया था, आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा 1944, 45, 46। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब भारत स्वतंत्र हो जाता है, भारत स्वतंत्र हो जाता है। किसी राष्ट्र के प्रगति में शिक्षा का अत्यंत योगदान होता है। अगर नागरिक शिक्षित हैं तो किसी भी समस्या से आसानी से निपटा जा सकता है। तो भारत सरकार तथा राष्ट्रवादियों ने शिक्षा को उच्च स्तर पर लाने के लिए एक आयोग की स्थापना की। क्या की, एक आयोग की स्थापना की। 1948-49 में राधा कृष्णन आयोग, राधा कृष्णन आयोग 1948-49 में राधा कृष्णन आयोग की स्थापना की। ठीक है, अब इस आयोग ने क्या क्या सिफारिशें की, उसी सिफारिश पर भारत की शिक्षा व्यवस्था चलना शुरू किया और आज नई शिक्षा नीति पर आ गई। पहला सिफारिश इन्होंने किया 12 वर्ष तक शिक्षा दी जानी चाहिए। कहां पर जाने के लिए, विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए। यानी कोई स्टूडेंट विश्वविद्यालय में अध्ययन करने आता है तो उसे 12 वर्ष तक कम से कम शिक्षा दी जानी चाहिए। अभी ये भी लागू है कि आप इंटर पास करते हैं, 12 वर्ष तक अध्ययन करते हैं, उसके बाद विश्वविद्यालय में आते हैं। तो ये सिफारिश अभी भी चल रही है। ठीक है, दूसरा, इन्होंने शिक्षा को तीन भागों में बांटा। कितने भागों में, 3 भागों में बांटा। 3 भागों में इन्होंने शिक्षा को बांटा। प्रथम जो भाग था उसको सामान्य बोला गया। प्रथम भाग को क्या बोला गया, सामान्य। और दूसरे भाग को सरकारी, और तीसरे भाग को व्यावसायिक। ठीक है, व्यावसायिक बोला गया। यानी कि शिक्षा को 3 भागों में बांटा, सामान्य, सरकारी, व्यावसायिक। अगला इन्होंने क्या दिया कि प्रशासन में आने वाले छात्रों को स्नातक अनिवार्य है। आज भी हो रहा है वही कि अगर कोई PCS IAS में चाहता है तो उसको स्नातक होना ही चाहिए। अगला देखते हैं, अगली सिफारिश इन्होंने की कि ग्रामीण विश्वविद्यालय, क्या, ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। क्या किया जाए, ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाए। अगली सिफारिश क्या थी कि महाविद्यालय में 1000 से अधिक छात्र नहीं होने चाहिए। आप देखेंगे कि वर्तमान में आपको ऐसे महाविद्यालय मिलेंगे जिसमें 10,000 स्टूडेंट हैं। कैसे पढ़ाया जाता है ये समझ पाए। इसीलिए इन्होंने बताया महाविद्यालय में 1000 स्टूडेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। शिक्षा
समवर्ती सूची में डाला जाए। किसमें? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची क्या है? भारत में देखेंगे 2 प्रकार की सरकार है, 3 प्रकार की सरकार है। प्रथम, केंद्र पर मोदी सरकार, दूसरी राज्य में योगी सरकार या गहलोत सरकार या केजरीवाल सरकार, और तीसरा प्रधान। 3 सरकार हैं। अब इन तीनों सरकारों को विषय निर्धारित किया गया है कि आप किस किस विषय पर काम कर सकते हैं। किसने निर्धारित किया? संविधान ने निर्धारित किया। जिस विषय पर केंद्र काम कर सकता है उसे क्या बोलते हैं? संघ सूची। इसमें केंद्र कौन कौन सा कार्य कर सकता है इसको वहां पर बताया गया। और दूसरा, जिसमें राज्य काम कर सकता है, यानी योगी कर सकते हैं, गहलोत कर सकते हैं, केजरीवाल कर सकते हैं, उसको राज्य सूची कहा गया। और तीसरा, समवर्ती सूची। क्या? समवर्ती सूची। इस पर योगी भी काम कर सकते हैं और मोदी भी काम कर सकते हैं, या गहलोत भी काम कर सकते हैं और मोदी भी। यानी कि संघ भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है। किंतु अगर दोनों एक ही विषय पर कानून बनाते हैं तो संघ का कानून माना जाएगा, यानी मोदी का जो कानून होगा वो माना जाएगा, योगी का नहीं माना जाएगा अगर एक ही विषय पर कानून बना देते हैं। पहले शिक्षा क्या था? राज्य विषय था, राज्य सूची में था, यानी शिक्षा के बारे में केवल नियम कौन बना सकता? राज्य बना सकता था। किंतु राधाकृष्णन आयोग ने बताया कि शिक्षा को समवर्ती सूची में डाल दिया जाए, जिससे क्या? संघ भी कानून बना सके और पूरे देश में एक सिस्टम शिक्षा का डेवलप हो। ठीक है। आगे इन्होंने बताया यूजीसी की स्थापना की जाए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना की जानी चाहिए, और स्थापित हुआ, आज भी है, किंतु 2020 की नीति में उसे खत्म कर दिया गया है। जैसे वो लागू होती है नीति, धीरे धीरे यूजीसी खत्म हो जाएगा। अगला सिफारिश उन्होंने क्या किया कि विश्वविद्यालय में कम से कम 180 दिन क्या होना चाहिए? पढ़ाई होनी चाहिए। सत्र कम से कम 180 दिन होना चाहिए। तो ये राधाकृष्णन आयोग की क्या थी? सिफारिश थी, और इसको अधिकांश को माना। क्या किया गया? माना। अब आगे चलते हैं। अब आगे जो आयोग आता है उसको बोलते हैं कोठारी आयोग। क्या बोलते हैं? कोठारी आयोग। कोठारी आयोग कब आता है? 1964-66 में आता है। किस लिए? शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कोठारी आयोग की स्थापना की जाती है। इस आयोग ने अमेरिका, इंग्लैंड, यूनेस्को, यूएनओ की शिक्षा शास्त्रियों की क्या ली? मदद ली। मदद लेकर अपनी सिफारिश दी। अब इनकी क्या क्या सिफारिश है इसको हम देखते हैं। पहली सिफारिश, 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए, 14 वर्ष के बच्चों को। दूसरी सिफारिश क्या थी इनकी? दूसरी सिफारिश क्या थी? त्रिभाषीय फार्मूला। त्रिभाषीय फार्मूला। ठीक है। अब त्रिभाषीय फार्मूला क्या है? त्रिभाषीय फार्मूला का अर्थ यहाँ ये है कि सभी भारतीयों को कम से कम 3 भाषा आनी चाहिए। एक भाषा कौन? हिंदी, यानी सभी भारतीयों को एक भाषा हिंदी आनी चाहिए। दूसरी भाषा, राज्य की भाषा जो है, जैसे तमिल, जो वो सीखना चाहे, तमिल सीखना चाहे, केरल की भाषा सीखना चाहे, मलयालम सीखना चाहे, कन्नड़ सीखना चाहे, जो सीखना चाहे, एक भाषा हो। और एक अंग्रेजी, यानी हिंदी अंग्रेजी अनिवार्य रहेगी, और तीसरी भाषा जो क्षेत्र की भाषा है वो सीख सकता है। तो त्रिभाषीय फार्मूला इसे ही कहते हैं। ठीक है। अगला सिफारिश था कि जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च किया जाए।
कितना खर्च किया जाए? 6% खर्च किया जाए। यह मुख्य सिफारिशें थी कोठारी आयोग की। किसकी थी? कोठारी आयोग। अब हम आगे चलते हैं। 1964 और 66 में हमने देखा क्या घटनाक्रम हुआ। अब हम देखते हैं क्या आगे होता है। 1976 में सरकार ने क्या किया? सरकार ने शिक्षा को समवर्ती सूची में डाल दिया। ठीक है, समवर्ती सूची में डाल दिया। यानी कि अब इस पर दोनों केंद्र और राज्य दोनों नीति बना सकते हैं। 1986 में नई शिक्षा नीति आती है। 1986 में नई शिक्षा नीति आती है। ठीक है, अब सन 2002 में निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया जाता है। निःशुल्क शिक्षा क्या किया जाता? निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया जाता है। ठीक है, आप 8वां तक पढ़ेंगे, आपको फीस नहीं देनी होती, निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। उसके बाद कुछ नॉमिनल लगता है। ठीक है, अब आगे क्या घटनाक्रम है? 2010 में क्या किया गया? शिक्षा का अधिकार पारित किया गया। शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन अधिनियम पारित किया गया। ये घटनाक्रम है। ठीक है, अब इन घटनाक्रम के बाद ये 1986 में क्या था? नई शिक्षा नीति। अब 1986 के बाद अब भारत सरकार ने 2020 में नई शिक्षा नीति लेकर आई है। कितने साल बाद? 34 साल बाद। यानी कि 35 साल तक लगभग भारत की शिक्षा पुराने ढर्रे पर ही चलती रही। ठीक है, अब हम देख लेते हैं जो शिक्षा नीति आई है उनके मुख्य प्रावधान। शिक्षा नीति 2030। शिक्षा नीति 2030। शिक्षा नीति पर सिफारिश देने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया जिसका नाम कस्तूरी रंगन कमेटी था। कस्तूरी रंगन क्या था? कस्तूरी रंगन कमेटी। ठीक है, अब इस कमेटी ने अपना सुझाव दिया और भारत सरकार ने इसी सुझाव पर अपनी शिक्षा नीति क्या किया? सामने रखा, यानी कि लागू करने के लिए। और लगभग 2-3 साल में लागू हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी नीति एक दिन में लागू किया नहीं जा सकता, धीरे धीरे लागू किया जाएगा। अब इसके प्रावधान हम देख लेते हैं। पहला प्रावधान 10+2 को समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। अब बच्चों को समस्या नहीं होगी मुझे 10 पास करना है, इंटरमीडिएट पास करना है, ये समाप्त कर दिया गया। अब इसके स्थान पर कौन सी व्यवस्था लाया गया? 5+3+3+4। अब ये क्या है? पूछा जा सकता है, लड़के पूछेंगे ये क्या है? अब जो आपकी पढ़ाई होगी अब इस चरण में होगी, आपको ये ध्यान रखना है। किस चरण में होगी? ऐसे चरणबद्ध रूप से होगी। आपके ऊपर हेडेक नहीं होगा कि हमें 10 और इंटरमीडिएट पास करना है। इस चरण में होगी। यहाँ तक सिलेबस कुछ सेम रहेगा, यहाँ तक कुछ सिलेबस तक, यहाँ तक, इतना आपका पढ़ाई। ठीक है, तो दूसरा क्या? इसको लागू किया जाएगा। ठीक है, अगला बुनियादी साक्षरता
बुनियादी साक्षरता तथा संज्ञानात्मक पर एक मिशन लॉन्च किया जाएगा। क्या किया जाएगा? मिशन लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, एक संस्थान होगा। क्या होगा? एक संस्थान होगा। आप ये मत समझिएगा कोई मिशन है, एक संस्थान होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा क्या किया जाएगा? शिक्षा परिषद द्वारा एक राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक विकसित किया जाएगा। मानक मतलब कसौटी कि अध्यापकों को इतना कम से कम आना ही चाहिए। आप देखेंगे आने वाले दिनों में बीएड 4 साल का हो जाएगा इसी शिक्षा नीति के कारण। ठीक है, तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा मानक निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, अब मानक अगला से देखते हैं क्या करेगा। जेंडर समावेशी निधि की स्थापना की जाएगी। जेंडर समावेशी निधि की स्थापना की जाएगी। ठीक है, जिससे महिलाओं की शिक्षा तथा एलजीबीटी की शिक्षा अच्छे ढंग से हो सके। ठीक है, आगे देखते हैं। राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद की स्थापना की जाएगी। इसका काम क्या होगा? अनुसंधान को बढ़ावा देना। अगला राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मिशन। राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच की स्थापना की जाएगी। राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच की स्थापना की जाएगी। ठीक है, अगला राष्ट्रीय अनुवाद संस्थान की स्थापना की जाएगी। ठीक है, और क्या किया जाएगा? एक संस्थान भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग की स्थापना। एक संस्थान क्या होगा? भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग की स्थापना की जाएगी। अब यूजीसी खत्म हो जाएगा और उसके स्थान पर भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग की स्थापना की जाएगी। इसमें 4 संस्थान का विलय किया जाएगा और क्या है इसमें जीडीपी का लक्ष्य है 6%। जीडीपी का 6% क्या किया जाएगा? खर्च किया जाएगा। तो यह शिक्षा के बारे में भारतीय शिक्षा का इतिहास हमने जब से अंग्रेज आए और आज तक कैसी शिक्षा नीति है इसको हमने आपके सामने रखा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।